हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और इस 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं एक नए लेसन के बारे में। और आज अपन शुरुआत करने वाले हैं लेसन 4th, और वो है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। इसके बारे में अपन शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि रासायनिक बलगतिकी जो टॉपिक अपना है, ये टॉपिक भौतिक रसायन का है, फिजिकल केमिस्ट्री का है। और इस टॉपिक के अंदर अपन मुख्यतः बात किसके बारे में करने वाले हैं, तो अपन यहाँ पर रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अपन बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, उनकी क्रियाविधियों के बारे में, उनके वेग के बारे में और उनके वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। यानी कि संपूर्ण रासायनिक बलगतिकी के अंदर, संपूर्ण केमिकल काइनेटिक्स के अंदर अपन चर्चा किसकी करेंगे? अपन चर्चा करेंगे उस रासायनिक बलगतिकी के अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधियां क्या होती है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का वेग कितना होगा, इसके बारे में बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो इन सभी के बारे में अपन यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं अपन आज का सेशन। ध्यान से देखिए, सबसे पहले बात करेंगे रासायनिक बलगतिकी। सर कहते किसे हैं, केमिकल काइनेटिक्स वास्तव में होती क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो देखो, डेफिनेशन होती है कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न अभिक्रियाओं के वेग, क्रियाविधियों और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। यानी यहाँ पर अपन अध्ययन किसका करेंगे? मुख्यतः अध्ययन करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग का अध्ययन करेंगे, क्रियाविधियों का अध्ययन करेंगे और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पूछा जाता है कि रासायनिक बलगतिकी कहेंगे किसे, केमिकल काइनेटिक्स कहते किसे हैं? तो परिभाषा होती है भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न अभिक्रियाओं की क्रियाविधियों, वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक? चलो अब एक एक के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिया है, जो बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है, और वो है आपका रासायनिक अभिक्रिया का वेग। रासायनिक अभिक्रिया का वेग की अपन बात करें तो देखो, रासायनिक अभिक्रियाएं अपन बात करते हैं, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती है, आपको पता है अलग अलग वेग से संपन्न होती है। कुछ अभिक्रियाएं होती है जो बहुत तेज गति से संपन्न होती है, बहुत तीव्र वेग से संपन्न होती है, और कुछ ऐसी होती है जो बहुत धीमी गति से होती है, उनको कई दिन लग जाते हैं संपन्न होने में, कई महीने लग जाते हैं, कई साल उनको संपन्न होने में लग जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो बहुत तीव्र वेग से संपन्न होती है, जैसे ही दो पदार्थ मिले तुरंत वहां पर क्रिया हो गई, तो ये तो क्या होती है, तीव्र वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं। और कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जो बहुत मंद गति से होगी, उनको दिन, महीने, सालों तक लग जाते हैं उनको संपन्न होने में। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं जो होती है वो अलग अलग वेगों से संपन्न होती है। और अभिक्रियाएं कितने वेग से संपन्न होगी, इस आधार पर इन अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक है तीव्र अभिक्रियाएं और एक होती है मंद अभिक्रियाएं। तो देखो, बात करें अपन यहाँ पर कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में, तो विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं भिन्न भिन्न वेग से संपन्न होती है, और इस आधार पर ही इनको दो भागों में बांटा गया है। आपका पहली तीव्र अभिक्रियाएं होगी और दूसरी होती है मंद अभिक्रियाएं। अब बात करें सबसे पहले तीव्र अभिक्रियाओं के बारे में, तो भाई ये अभिक्रियाएं अत्यंत तीव्र वेग से संपन्न होती है। किससे संपन्न होगी? अत्यंत तीव्र वेग से संपन्न होगी, और इतना तेज वेग होता है तो देखो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका वेग, यानी कि ये अभिक्रिया 10⁻⁻12 से 10⁻⁻16 सेकंड में संपन्न हो जाती है। 1 सेकंड से भी कम समय। ठीक है, 1 सेकंड से भी कम समय में क्या हो जाती है, आसानी से संपन्न हो जाती है। इतनी तीव्र वेग से ये संपन्न होती है। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर कि
तीव्र अभिक्रियाओं की बात करें तो ये अत्यंत तीव्र वेग से संपन्न होती है और ये 10 की घात -12 से 10 की घात -16 सेकंड के अंदर आसानी से संपन्न हो जाती है। अब बात करेंगे सर इनके उदाहरण क्या होते हैं, ऐसी कौन सी अभिक्रिया है भाई जो बहुत तेजी से संपन्न हो जाती है। तो देखो इसमें सबसे पहली बात करूं मैं यहाँ पर कि सिल्वर नाइट्रेट है ये AgNO3। जब इस AgNO3 की क्रिया अपन जलीय यानी AgNO3 के जलीय विलयन की क्रिया NaCl नमक के जलीय विलयन से कराते हैं तो आपको यहाँ पर तुरंत AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। यानी जैसे आप लोगों ने AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से करा दी तो आपको तुरंत यहाँ पर AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। यानी AgNO3 प्लस NaCl अपन करेंगे तो AgCl का श्वेत अवक्षेप आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, साथ में NaNO3 यहाँ पर बन जाएगा। तो ये जो अवक्षेपण अभिक्रियाएं होती है, जिन अभिक्रियाओं के अंदर अवक्षेप बनते हैं वो प्रायः बहुत तेजी से संपन्न होती है, बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती है। इन्हें इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं अपन, उन्हें तीव्र अभिक्रियाएं अपन कहते हैं। ठीक है, बात करें अपन यहाँ पर एक और अभिक्रिया के बारे में, एक और उदाहरण के बारे में। तो देखो अम्ल क्षार अभिक्रिया, जिसे अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, यानी कि जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो इन दोनों के मध्य होने वाली जो अभिक्रियाएं होगी वो भी बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होगी। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, जैसे कि यहाँ पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये NaOH और HCl आपस में क्रिया की तो क्या बने, लवण NaCl और साथ में क्या बन गया है, जल बन गया है। तो इस प्रकार से आपके अम्ल व क्षार की अभिक्रियाएं जो होती है, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं जो होती है, ये भी बहुत ही तीव्र वेग से संपन्न होती है, बहुत ही तेज गति से संपन्न होती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है कि अभिक्रियाओं के वेग के आधार पर अभिक्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है, तीव्र गति से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं और मंद वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं। तीव्र वेग में बात करें तो ऐसी अभिक्रियाएं जो होती 10 की घात -12 से 10 की घात -16 सेकंड में ही आसानी से, नहीं 1 सेकंड से भी बहुत कम समय में आसानी से संपन्न हो जाती है। जैसे कि अवक्षेपण अभिक्रियाएं होती है, अवक्षेप का निर्माण की अभिक्रियाएं होती है, जिनमें मैंने आपको बात की है यहाँ पर कि AgNO3 की क्रिया NaCl से करा दी तो श्वेत अवक्षेप के रूप में AgCl आपको प्राप्त हो गया। तो ये अवक्षेप बनने की अभिक्रिया है, बहुत तेजी से संपन्न होगी। बात करें अपन आगे की तरफ तो देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें अम्ल जो होता है वो क्षार से क्रिया करता है। तो जो उदासीनीकरण अभिक्रियाएं होती है ये भी बहुत तेजी से संपन्न होगी, बहुत ही तीव्र वेग से ये संपन्न होती है। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर तीव्र वेग से संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं की यहाँ पर बात कर ली है। आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल यहाँ पर समझ में आई होगी। अब बात करते हैं अपन आगे की तरफ मंद अभिक्रियाएं। ये अभिक्रियाएं अत्यंत मंद वेग से संपन्न होती है, बहुत ही धीमी गति से संपन्न होती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, आप लोग जानते हैं कि लोहे पर जंग एक दिन के अंदर नहीं लगता, लोहे पर जंग लगने में कई दिन लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ अभिक्रियाएं इतनी धीमी गति से होती है कि उनको संपन्न होने में कई दिन, महीने या साल उनको लग जाते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना। ठीक है, तो इस प्रकार से वेग के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की हो गई है, तीव्र वेग की अभिक्रियाएं और मंद वेग की अभिक्रियाएं। एक वो अभिक्रियाएं हैं जो बहुत तेजी से संपन्न हो रही है ना, सेकंड से भी कम समय लग रहा है, और एक वो अभिक्रियाएं हैं जो बहुत ज्यादा समय में, कई दिनों में, सालों में संपन्न हो रही है। तो ये दोनों अभिक्रियाएं जो होती है ना, ध्यान रखें, ये दोनों ही अभिक्रियाएं रासायनिक बलगतिकी के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं होती है, पर्याप्त नहीं होती है। यानी कि उपयुक्त दोनों अभिक्रियाएं रासायनिक बलगतिकी के अध्ययन की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एक तो बहुत तेजी से संपन्न हो गई, आपको उसके वेग का पता नहीं चला, एक बहुत धीमी गति से संपन्न हो रही है, इतने लंबे समय तक आपको अध्ययन करना पड़ रहा है। तो इस तरह से ये जो दोनों अभिक्रियाएं होती है ये रासायनिक बलगतिकी की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होती है। अतः रासायनिक बलगतिकी की दृष्टि से वही अभिक्रियाएं महत्वपूर्ण होगी जिनके वेग का अध्ययन प्रयोगशालाओं में सरलता से अपन कर सकें।
तो जिनकी वेग का अध्ययन प्रयोगशालाओं के अंदर सरलता से किया जा सकता है, केवल वही अभिक्रियाएं क्या होगी, केवल वही अभिक्रियाएं रासायनिक बलगतिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। अब बात करें अपन कि सर ऐसी कौन सी अभिक्रियाएं होती है जिनका अध्ययन अपन प्रयोगशाला में सरलता से कर सकते हैं। तो देखो भाई, इसमें जो आती है आपकी, उसमें आती है सबसे पहली अभिक्रिया है NaOH की उपस्थिति में एस्टर का जलापटन। तो देखो NaOH की उपस्थिति में जब एस्टर अर्थात CH3COO2H5 इस एस्टर का जब अपन NaOH की उपस्थिति में जलापटन कराते हैं तो सोडियम एसीटेट बनता है प्लस C2H5 यानी एथिल अल्कोहल बनता है। तो ये अभिक्रिया जो होती है ना, ये न तो ज्यादा वेग से संपन्न होगी, न तो तीव्र वेग से संपन्न होगी और न बहुत धीमी गति से संपन्न होगी, यानी इनका वेग जो होता है ना वो मध्यम होता है। और इसीलिए इनका अध्ययन अपन प्रयोगशाला के अंदर आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए इनका अध्ययन अपन क्या कर सकते हैं, प्रयोगशाला के अंदर आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए ये अभिक्रियाएं आपकी जो रासायनिक बलगतिकी होती है उसकी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा बात करता हूं मैं तो इक्षु शर्करा मतलब समझते हैं ईख से जो प्राप्त होती है, ईख मतलब गन्ना, तो गन्ने से जो शर्करा प्राप्त होती है उसे इक्षु शर्करा कहते हैं और उसी को अपन क्या बोलते हैं, सुक्रोज कहते हैं। तो सुक्रोज का प्रतिपन या जल अपघटन अपन करा दें तो देखो सुक्रोज क्या होता है C12H22O11। जब इस सुक्रोज का अपन जलापटन कराते हैं तो एक तो बनता है ग्लूकोज और एक बनता है फ्रक्टोज बनता है। तो ग्लूकोज व फ्रक्टोज का बनना सुक्रोज के जलापटन से ये अभिक्रिया जो होती है, ये अभिक्रिया भी न तो ज्यादा तीव्र वेग से संपन्न होगी, न ज्यादा धीमी वेग से संपन्न होगी, मध्यम वेग से संपन्न हो रही है, इसलिए इसका भी अपन प्रयोगशाला के अंदर आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं अपन तो नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का ताप अपघटन, यानी कि जब नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 को आप लोग गर्म करते हैं ताप की उपस्थिति में तो ये टूटकर NO2 व O2 का निर्माण करता है। तो ये अभिक्रियाएं जो होती है, ये अभिक्रियाएं भी आपकी क्या होती है, रासायनिक बलगतिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इस प्रकार से आज अपन ने क्या किया है, आज अपन ने एक तो आपकी रासायनिक बलगतिकी किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन देख ली है। रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें अपन तो मैंने आपको बताया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को वेग के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक तीव्र वेग से होने वाली अभिक्रियाएं और एक मंद वेग से होने वाली अभिक्रियाएं। उसके बाद अपन ने बात क्या की है कि तीव्र वेग से और मंद वेग से दोनों अभिक्रियाएं जो होती है वो रासायनिक बलगतिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो फिर आप पूछेंगे कि सर महत्वपूर्ण कौन सी होती है, तो महत्वपूर्ण वो अभिक्रियाएं होती है जिनका अध्ययन अपन प्रयोगशाला के अंदर आसानी से कर पाएं। और उनमें अपन ने तीन उदाहरण लिए हैं कि एस्टर का NaOH की उपस्थिति में जल अपघटन, इक्षु शर्करा का जल अपघटन और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का तापीय अपघटन। तो आशा करता हूँ आपको ये विषय वस्तु यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार से छोटे छोटे पार्ट्स के माध्यम से मैं आपको ये पूरा पार्ट अच्छे से कंप्लीट करवाने वाला हूँ। ध्यानपूर्वक आप लोग उसको अच्छे से कंप्लीट करें, साथ के साथ नोट्स बनाएं और कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत इससे संबंधित आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry. Physics. Biology. Hindi and English. RBSE 10th. Science. Maths. Social Science. Sanskrit. Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.